मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एडू भारत। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हमने रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने पॉलिटी का, करंट अफेयर का रिवीजन करवा दिया था। करंट अफेयर का लास्ट 2 मंथ का करंट जो बचा हुआ है, जो अभी मार्केट में नहीं आया हुआ था, वो भी अब आ गया है और उसका भी वीडियो हम जल्द ही लाने वाले हैं, तो वो आपको मिल जाएगा इस महीने के अंत तक। और ये हिस्ट्री के सीरीज का आखिरी वीडियो है, इसको आप आज देखेंगे और आज के बाद, इस वीडियो के बाद आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम इसके बाद ज्योग्राफी या तो एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे और फिर साइंस। तो आपका सारा कुछ इस महीने के अंत बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और जो करंट अफेयर थोड़ा सा बचा है वो भी इस महीने के अंत तक हो जाएगा, क्योंकि नवंबर अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो मैं नवंबर का करंट आपको कहाँ से ला के दूँ। तो नवंबर एक बार आप ख़त्म होने दीजिए, जैसे ही नवंबर ख़त्म होता है तो मैं करंट अफेयर ला दूंगा आपके लिए। और नवंबर तक का ही आपके पेपर में करंट अफेयर पूछने की संभावनाएं हैं, उसके आगे का नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो इसके पहले ये देखिए, यहाँ तक हमने कल अपने वीडियो में कर लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं रॉलेट एक्ट से। रॉलेट एक्ट कब आता है? तो इसके लिए सिडनी रॉलेट के जो हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाती है और फिर वो रॉलेट एक्ट आता है 1919 में। ठीक है, और इसी के कारण फिर जो होता है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। मतलब सिडनी रॉलेट का जो ये रॉलेट एक्ट था उसके विरोध में एक सभा चल रही थी जलियांवाला बाग में, और फिर जो जनरल डायर हैं उन्होंने गोली चलवाई और फिर बहुत ज़्यादा नरसंहार हुआ। तो आप देखते हैं रॉलेट सत्याग्रह, 3 मंच थे इसके। रॉलेट सत्याग्रह के कई बार पेपर में पूछ देता है कि रॉलेट सत्याग्रह किन किन मंचों से रॉलेट सत्याग्रह किया गया था, यानी कि रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था। तो एक तो होम रूल लीग था, दूसरा खिलाफत आंदोलन था और तीसरा सत्याग्रह सभा थी। ठीक है, आप देखते हैं 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो है वहाँ पे REH डॉयर जो है इन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था। इसी हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि छोड़ी थी टैगोर जी ने। शंकर नायर जी जो हैं इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी समिति से अपना इस्तीफा दे दिया था। तो ये कई बार पूछता है, इसलिए आप ये याद रखिएगा। केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी गांधी जी को, उन्होंने भी अपनी उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं है, आप याद रखिएगा ये भी। फिर आप देखते हैं इसकी जांच के लिए एक हंटर कमीशन बनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। और इस जो कमेटी थी इसमें जो भारतीय सदस्य थे उनमें CH सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद। इस कमेटी ने बताया था कि 379 लोग मृत हुए हैं, जो कि ये एक ब्रिटिश डाटा है। ठीक है, ये एक हंटर कमेटी ब्रिटिश कमेटी थी। अगर आप देखेंगे कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी बनाई थी इसी के संबंधित। ठीक है, इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी थे और उस कमेटी ने बताया था कि ये जो डेथ का आंकड़ा है ये 1000 से ऊपर का है, और ये भी सही नहीं माना जाता है। बहुत ज़्यादा हत्याएं हुई थी, कई तो साक्ष्य मिले भी नहीं हैं उसके। फिर आप देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड पर नरसंहार की जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप किसने लिखा था? तो गांधी जी ने लिखा था। ठीक है, अब है हमारा खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की खिलाफत समिति थी और ये समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो आप देखते हैं शौकत अली, मोहम्मद अली, इनको अली ब्रदर्स कहा जाता है, दोनों भाई थे। अबुल कलाम और हकीम अजमल खान। ठीक है, हशरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी। अब ये अंसारी अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश के जो अंसारी हैं, जो इस राजनीति में है इस टाइम पे और अभी जिनकी एक हत्या हुई थी, ये वही वाले अंसारी के एंसीस्टर्स हैं। आप देखेंगे दिल्ली में ये कमेटी बनी थी और 23 से 24 नवंबर 1919 को ये कमेटी की अध्यक्षता दी गई गांधी जी को। ठीक है, हकीम अजमल खान ने हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। जिन्ना खिलाफत को स्वतंत्रता आंदोलन से अलग रखना चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो नहीं चाहते थे कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको खिलाफत आंदोलन से मिलाया जाए, क्योंकि खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था। ठीक है, इसके कुछ रिलीजियस मोटिव्स थे, क्योंकि ये जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था ये टर्की में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की से जो वहाँ का खलीफा था उसको हटाया गया था, वहाँ पे गणतंत्र लाया गया था, तो उसके विरोध में खिलाफत आंदोलन चल रहा था। तो जिन्ना नहीं चाहते थे कि इस आंदोलन को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा जाए, लेकिन गांधी जी ने इस चीज़ का लाभ उठाना चाहा कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता एक होगी और जनसंख्या बल बढ़ेगा, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बल मिलेगा। फिर आप देखते हैं सितंबर 1920 को कलकत्ता अधिवेशन का मुद्दा जो था खिलाफत प्लस जलियांवाला बाग कांड था, कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ है इस साल। मदन मोहन मालवीय जो थे वो भी खिलाफत आंदोलन का विरोध किया था इन्होंने। तो आप जानते हैं खिलाफत आंदोलन के विरोध में कौन कौन है? तो मालवीय जी हैं, जिनको प्रो हिंदू लीडर माना जाता है,
और अगर आप देखते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, इनको प्रो मुस्लिम लीडर माना जाता है। ये दोनों खिलाफत आंदोलन के खिलाफ थे। फिर आप देखते हैं असहयोग आंदोलन, ये सितंबर 1920 में खड़ा हुआ। महात्मा गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा था और CR दास ने इसको पारित करवाया। ठीक है, CR दास ने पहली बार इसका विरोध किया था। मैं आपको बता दूं, जब 1920 में इसका प्रस्ताव रखा गया तो CR दास ने इसका विरोध किया, लेकिन नागपुर अधिवेशन जब हुआ असहयोग का, वहाँ पे CR दास ने ही इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया। मतलब पहले जो आदमी उस प्रस्ताव का विरोध कर रहा है, उसी ने बाद में उसको प्रस्तावित किया। फिर आप देखते हैं 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था गांधी जी ने। कैसर हिंद की उपाधि वापस ली थी। चौरी चौरा कांड जब हुआ 4 फरवरी 1922 को, उसके बाद गांधी जी ने ये आंदोलन वापस लिया। जमनालाल बजाज जो है, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि इसी आंदोलन में वापस कर दी थी। अब मैं आपको बता दूं, असहयोग आंदोलन 2 साल लगभग चला। उसके बाद 2 साल मतलब 1.5 साल आप मान के चलिए, क्योंकि फरवरी में ही गांधी जी वापस ले लेते हैं। चौरी चौरा एक जगह थी, वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन जला दिया गया था। कुछ ब्रिटिश पुलिस वाले जो थे वो जलकर उनकी मौत हो गई थी। तो उसके बाद गांधी जी ने देखा कि आंदोलन हिंसक हो गया और जो ब्रिटिश आर्मी है, ब्रिटिश पुलिस है, वो आंदोलन को बहुत बुरी तरह से दमित करेगी, इसलिए गांधी जी ने सीधे आंदोलन वापस ही ले लिया। फिर आप देखते हैं 12 फरवरी 1922 को बारदोली में आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की है। घटना क्या थी? तो 4 फरवरी की चौरी चौरा की घटना थी और 12 फरवरी को ऑफिशियली गांधी जी ने घोषित कर दिया कि हम आंदोलन वापस लेते हैं। डॉक्टर मुंजे जो है, ऐसे मुंजे इनको कहा जाता है, गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव वो लेके आए थे दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को, जब गांधी जी ने ये अपना वापस लिया आंदोलन। क्योंकि ऐसे मुंजे जी को लगता था कि गांधी जी ने जब आंदोलन अपने पीक पे है तब आंदोलन वापस ले लिया, अगर गांधी जी आंदोलन वापस नहीं लेते तो शायद आंदोलन सफल हो जाता। फिर आप देखते हैं इसी बीच में कुछ विश्वविद्यालय या विद्यापीठ खोले गए हैं। तो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय 1920 में खोला गया है। फिर आप देखते हैं गुजरात विद्यापीठ 1920 में खोला गया है। बनारस विद्यापीठ 1921 में खोला गया है। ध्यान रखिएगा, ये बनारस विद्यापीठ है, ना कि BHU। BHU की स्थापना 2016 में हुई थी। सॉरी, 2016 नहीं, 1916, माफ कीजिएगा। असहयोग विरोधी सभा जो है, इसमें कौन कौन शामिल थे? पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, ठीक है, जमुना दास, द्वारिका दास, कावस जी जहांगीर। अब आप कहेंगे ये लोग हैं कौन? तो ये लोग उस समय के उद्योगपति हैं और असहयोग आंदोलन का मोटिव ये था कि जो भी सरकारी काम चल रहा है, जो भी धंधे हैं, वो सारे बंद कर दिए जाएं, उनका विरोध किया जाए। तो इनके उद्योगों को ठेस पहुंचती, इसलिए ये लोग असहयोग आंदोलन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हालांकि जब इन लोगों को आगे चल के पता चलेगा कि ये आंदोलन जो हो रहे हैं इनका इसमें भी लाभ होगा, इसलिए यही पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमुनालाल बजाज, ये सब लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन तक आंदोलन से जुड़ते हैं, आंदोलन के लिए मदद करते हैं। फिर आप देखते हैं ये आंदोलन जब गांधी जी ने वापस ले लिया तो स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी बनाई किसने? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। आप देखते हैं ये कब बना है? तो गया में अधिवेशन हुआ है 1922 का। CR दास उसके अध्यक्ष हैं। जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है। मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बनते हैं और CR दास इसके अध्यक्ष बनते हैं। आप देखेंगे इसी पार्टी से 1925 में विट्ठल भाई पटेल जो हैं, ये सेंट्रल असेंबली के अध्यक्ष बनते हैं। विट्ठल भाई पटेल कौन है? तो मैं बता दूं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उन्हीं के बड़े भाई हैं। और जब असेंबली बम कांड हुआ था 1929 में, जब बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने बम फेंका था, उस समय विट्ठल भाई पटेल ही भाषण दे रहे थे, मतलब कि संसद भवन में। तो उसी समय इन्होंने बम फेंका था। आप देखते हैं CR दास जो है, इनको देशबंधु की उपाधि दी गई है। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव इन्होंने किया था। तो CR दास जो है ये वकील भी थे और इन्होंने ही अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किया था। फिर आप देखते हैं श्रीनिवास अयंगर और NC केलकर जो है, ये भी स्वराज पार्टी के ही नेता थे। फिर 16 दिसंबर 1922 की घटना है। इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय किसने लिया? तो मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। ये देखिए, ये एक दूसरी पार्टी है, ठीक है, इसका नाम क्या है? इंडिपेंडेंट पार्टी। साइमन कमीशन आप देखिए कब आया है? तो 1927 में। साइमन कमीशन हालांकि 2 बार आता है। पहली बार 1927 में, कुल 7 सदस्य, PM स्टैनली बाल्डविन है इस टाइम पे। आप देखेंगे ये किस पार्टी से? तो कंजर्वेटिव पार्टी से। कौन कौन से सदस्य भारत आए? तो 3 फरवरी 1928 को ये भारत पहुंचते हैं, ठीक है। इसमें साइमन जो है, साइमन ये उदारवादी पार्टी से, क्लीमेंट एटली जो है ये श्रमिक दल से हैं, ठीक है, लेबर पार्टी इसको बोलेंगे। 1927 में मद्रास अधिवेशन जब हुआ, यहाँ पे साइमन कमीशन का विरोध किया गया। लाहौर में जब लाठीचार्ज हुई तो लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे और उसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ठीक
ठीक है। इसी लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के ही भगत सिंह ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की थी। फिर आप देखते हैं नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट क्या है, साइमन कमीशन जब आया तो साइमन कमीशन ने बोला इंडियंस को कि आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के दीजिए कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन आपको चाहिए, आप एक खाका तैयार करके दीजिए और उसमें सभी पार्टियों की सहमति होनी चाहिए। तो उसके लिए एक नेहरू रिपोर्ट बनती है। नेहरू रिपोर्ट, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू जी थे। 1928 में आती है ये। इसकी मांगे क्या है, तो डोमिनियन स्टेटस, पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर आरक्षित संयुक्त निर्वाचक मंडल इसमें आया। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग ने इस चीज़ से एग्री भी किया था। मतलब जो 1909 में मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचक मंडल के लिए लड़ गई थी, बाद में जिस पाकिस्तान के नए राज्य बनाने के लिए मुस्लिम लीग लड़ी और उसने पाकिस्तान बना के लिया, वही मुस्लिम लीग को मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में एग्री कर लिया था कि हम आपको संयुक्त निर्वाचक मंडल में रहेंगे, हालांकि आपको एक आरक्षण का परसेंटेज दिया जाएगा। फिर आप देखते हैं ये सर्वदलीय समिति थी, देख रहे हैं आप, यहाँ पे सभी दल शामिल थे, ठीक है। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू सचिव थे और इस समिति में 2 मुस्लिम भी शामिल थे। 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग एक अलग से पार्टी बन रही है और इसके संस्थापक कौन है, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी, ये डोमिनियन स्टेटस पे नहीं राजी हो रहे थे। जब ये नेहरू रिपोर्ट बन भी रही थी तब भी जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस की मांग का काफ़ी विरोध किया था। और आप जानते हैं इसी 1928 के बाद ही 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो JL नेहरू हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और नेहरू ने पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की है इसी सेशन में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, आपका ये लाहौर सेशन है भी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929। 1921 के बाद 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में, ठीक है, मौलाना हसरत मोहानी ने सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्ति यानी कि पूर्ण स्वराज शब्द की बात की थी, ठीक है, मांग नहीं हुई है। मौलाना हसरत मोहानी ने इसकी सभी प्रकार की मुक्ति से की बात की थी, ठीक है। और क्योंकि जो अहमदाबाद अधिवेशन था इसके अध्यक्ष CR दास थे, लेकिन वो जेल में थे, तो हकीम अजमल खान जो हैं इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। आप देखते हैं नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार करने का अल्टीमेटम कलकत्ता अधिवेशन 1928 में, नहीं तो जन आंदोलन होगा। फिर आप देखते हैं 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का झंडा फहराया जाता है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस या पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए आप जानते हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन अगले 2 महीने बाद एक ऐसी तारीख थी जो पहले से बहुत ज़्यादा प्रासंगिक थी, इसलिए 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू किया गया, क्योंकि इस दिन पहले से ही हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। आप देखते हैं गोलमेज से कोई लाभ नहीं हुआ। गोलमेज जो सेशन हुए थे, गोलमेज सम्मेलन, डोमिनियन की योजना समाप्त हो गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई, जब उचित तब नागरिक अवज्ञा आंदोलन की बात कही गई, ठीक है, ये लाहौर अधिवेशन में कहा गया था। फिर आप देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होता है, तो फरवरी 1930 साबरमती आश्रम में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में गांधी जी ने नेतृत्व सौंपा गया, गांधी जी के नेतृत्व सौंपा गया कि गांधी जी आप सविनय अवज्ञा स्टार्ट करिए। गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू करते हैं और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं। देखिए, साबरमती से 12 मार्च को साबरमती से गांधी जी चलते हैं और 6 अप्रैल को ये पहुंचते कहाँ हैं, तो दांडी पहुंच जाते हैं। और दांडी पहुंच के जब उन्होंने नमक उठाया अपनी मुट्ठी में, तब नमक कानून टूटा और यहीं से आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। तो कई बार ये तारीख पूछता है कि गांधी जी ने कब सविनय अवज्ञा स्टार्ट किया, तो ये यहाँ पे 6 अप्रैल होना चाहिए, क्योंकि जब नमक कानून भंग हुआ उसके बाद वो आंदोलन। लेकिन कई जगह 12 मार्च भी ऑप्शन सही रहता है, तो आप ऑप्शन के अनुसार देखिएगा वहाँ पे आपका ऑप्शन क्या मिल रहा है। सुभाष चंद्र बोस जी ने दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस अभियान से की थी। फिर आप देखते हैं जो ये गांधी जी की दांडी मार्च था, उसी की तर्ज पे कई जगह यात्राएं की गई थी, उनसे भी प्रश्न बनता है। तो श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारंडम तक यात्रा की थी। धरसना गोदाम में जो रेड हुई थी उसमें सरोजनी नायडू ने उसका नेतृत्व किया था।
खान अब्दुल गफ्फार खान इसी टाइम पे लाल कुर्ती आंदोलन करते हैं। पेशावर में गढ़वाल रेजिमेंट के चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थों पर गोली चलाने से आर्मी ने मना कर दिया था। खुदाई खिदमतगार वाले जो आंदोलन कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में, ये पेशावर में हो रहा था, और वहीं पे चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में पुलिस वालों ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया था, उनको गोली चलाने का ऑर्डर दिया गया था। फिर आप देखते हैं सविनय अवज्ञा में महिलाएं कौन कौन शामिल हैं, तो सरोजनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय और राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर का नाम आप याद रखिएगा, जब भारत की संविधान समिति बनी थी उसमें 15 महिलाएं शामिल थी, उनमें से एक राजकुमारी अमृत कौर जी भी थी। ठीक है, अब देखिए दांडी मार्च से गांधी जी का एक कथन निकलता है, उन्होंने क्या कहा, ये ध्यान पढ़ने लायक है। कई बार इस कथन से क्वेश्चन बनता है कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। गांधी जी ने ये कथन कब कहा, कई बार पूछता है किस आंदोलन में, 4 ऑप्शन दे देगा आपको कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, और फिर आपको उस पर टिक करना होता है। आप याद रखिएगा वेब मिलर जो है ये अमेरिकी पत्रकार हैं, ये कब आए हैं, तो ये इस टाइम पे जब सविनय अवज्ञा चल रहा था तब ये भारत में उपस्थित थे। लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में उपस्थित थे। ठीक है, फिर आप देखते हैं गाइडेनल्यू, रानी गाइडेनल्यू जदोनाग जो है उनकी सक्सेसर है, ये मणिपुर में आंदोलन चल रही थी, जिया तरंग आंदोलन इनको कहा जाता है, ये नागा महिला है, बहुत फेमस है। इन्होंने अपने आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़ा था। फिर बिहार में चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन हुआ था इसी टाइम पे। अब देखिए सविनय अवज्ञा, हर जगह नामक कानून नहीं तोड़ा जा सकता ना, अब बिहार में चौकीदारी टैक्स के खिलाफ आंदोलन कर दिया गया। एमपी और महाराष्ट्र में क्या हुआ कि जंगल में आंदोलन हो गया कि जंगल नहीं काटे जाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो अलग अलग जगह अलग अलग तरह का आंदोलन चल रहा था इस टाइम पे। अखिल भारतीय छुआछूत लीग की स्थापना 1932 में हरिजन पत्र में की गई। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी ने नेतृत्व किया था इस आंदोलन का। ठीक है, अब हम देखते हैं गांधी इरविन समझौता क्या था। तो ये समझौता किसके प्रयासों से हुआ, तो तेज बहादुर सप्रू और एमआर जयकर के प्रयासों से ये वार्ता संभव हुई। वार्ता हुई कब, तो फरवरी 1931 में। ये तारीखें जरूर याद रखिएगा, कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये तारीखें लगाने को दे देता है कि सविनय अवज्ञा कब हुआ, फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता कब हुआ, भगत सिंह को फांसी कब हुई, कराची सेशन कब हुआ, ये सारी चीज़ें, सारी घटनाएं एक ही साल की हैं। प्रथम गोलमेज कब हुआ, सेकेंड गोलमेज कब हुआ, ये सारी घटनाएं एक ही 2 साल के बीच की हैं। और क्या होता है, इन्हीं को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लगाने को देता है, फिर आपको कन्फ्यूजन होता है बहुत। फिर आप देखते हैं 5 मार्च को समझौता हुआ, आंदोलन स्थगित किया जाएगा। ठीक है, ये दिल्ली वार्ता हुई, 5 मार्च को समझौता हो गया। ठीक है, इस समझौते में क्या हुआ कि आंदोलन स्थगित किया जाएगा, सभी युद्धबंदी जिन पर हिंसा के आरोप नहीं है उनको रिहा किया जाएगा, विदेशी कपड़ों व शराबों की दुकानों पर धरना दिया जाएगा। ठीक है, उन पर धरना नहीं रोका जाएगा, बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति दी गई। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल होगा, इस चीज़ की भी समझौता हुआ था। अब देखिए जॉर्ज एलन कैंपबेल जो है, एलन कैंपबेल जॉनसन, इन्होंने कहा कि गांधी इरविन पैक्ट जो है, गांधी के लाभों को उन्होंने सांत्वना पुरस्कार के रूप में कहा कि इससे गांधी जी को कुछ लाभ नहीं हुआ खासकर। फिर आप देखते हैं कराची सेशन 1931 में होता है, ये भी मार्च के आखिरी सप्ताह में होता है, ये देख रहे हैं ना आप, 29 से 31 मार्च को हुआ है। सरदार पटेल इसके अध्यक्ष हैं। मौलिक अधिकारों की मांग पहली बार इसी सेशन में की गई थी, इससे पहले नेहरू रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकार शामिल थे, लेकिन कांग्रेस के मन से यही था। फिर आप देखते हैं राष्ट्रीय अधिकारों के कार्यक्रम के लिए नेहरू ने प्रस्ताव प्रस्तावित किया था। पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया इसमें। गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं, ये गांधी जी ने इसी सेशन में अपना वाक्य दिया था। फिर आप देखते हैं गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन 10 जून से 24 जून 1930 के बीच में होता है। साइमन रिपोर्ट प्रकाशित होती है और उसके बाद 3 गोलमेज होते हैं। ठीक, पहला गोलमेज नवंबर 1930 में, दूसरा गोलमेज सितंबर 1931 में, दूसरा 1931 और तीसरा नवंबर 1932, ये तीनों गोलमेज हुए। अब आप ध्यान दीजिए कि पहले गोलमेज में कांग्रेस नहीं शामिल हुआ था, दूसरे गोलमेज में कांग्रेस शामिल हुआ। कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। एसएस राजपूताना जहाज से गए थे। एक बार पीसीएस में ये भी पूछ दिया था कि किस जहाज से वो वहाँ गए थे, तो आप ये भी याद रखिए कि वो रुके कहाँ थे, तो किंग्सले हॉल में रुके थे। ठीक है, ये पूछ सकता है अब भाई, जब वो जहाज का नाम पूछ सकता है तो ये तो पूछ ही सकता है कि वो आदमी रुका कहाँ था। अब कल को वो ये भी पूछ सकते हैं कि गांधी जी जब वहाँ गए उन्होंने खाया क्या। अब आप देखिए सरोजनी नायडू
मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया था। जवाहरलाल नेहरू ने सेकेंड गोलमेज में भाग नहीं लिया। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू ने किसी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। कई बार ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। केटी पॉल जो है, इन्होंने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था गोलमेज सम्मेलन में। बी.आर. अम्बेडकर ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और पृथक निर्वाचक मंडल का इन्होंने समर्थन भी किया था, क्योंकि दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग खुद कर रहे थे अपने अम्बेडकर जी। गांधी जी के बारे में अम्बेडकर जी ने एक कथन बहुत फेमस है, वो ये है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं। मतलब गांधी जी का जब मन होता है आते हैं, आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं और फिर खत्म हो जाता है वो आंदोलन और कुछ होता नहीं है। फिर आप देखते हैं सांप्रदायिक पंचायत या पूना पैक्ट। ठीक है, अब ये पूना पैक्ट हुआ क्यों 1932 में? क्योंकि आप जान रहे हैं अंबेडकर जी जो है ये पूरी जोर तोर से लगे हुए थे कि दलितों को भी एक पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए। भारत में मुस्लिमों को पहले से पृथक निर्वाचक मंडल था, दलितों को भी दे के बहुत बड़ा ये बंटवारा किया जा रहा था, इसलिए पूना पैक्ट सफल करवाया गया। फिर आप देखते हैं 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत या पूना पैक्ट जो है ये सफल होता है। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत जो है ये मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट जो है वो इसके विरोध में हुआ है। ठीक है, तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो है इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत को कम्युनल अवार्ड, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है, इसकी घोषणा की। पृथक निर्वाचक मंडल देने की बात कही। इनके पृथक निर्वाचक मंडल में सांप्रदायिक पंचायत में रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड जो है उसमें क्या क्या शामिल था, तो दलितों को, मुस्लिमों को, सिखों को, ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को तथा अन्य को भी प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षण की बात कही। तो इसके विरोध में गांधी जी ने अपना अनशन चालू कर दिया यरवदा जेल में। ठीक है, 20 सितंबर को ही आप देख रहे हैं, ये अगस्त में हुआ, सितंबर को गांधी जी ने आमरण अनशन चालू किया यरवदा जेल में। 24 सितंबर को फिर जाके पूना पैक्ट होता है। ये पूना पैक्ट होता है जिससे ब्रिटिश सरकार को अनुमति मिलने के बाद 26 सितंबर को गांधी जी ने अनुमति तोड़ी, मतलब कि अनशन तोड़ा अपना। गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे इस पूना पैक्ट में, दलितों की तरफ से अंबेडकर जी ने किए थे और हिंदुओं की तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने किए थे। और कहा गया कि जो प्रांतीय विधानमंडल होगा वहाँ 71 के बजाय 148 सीटें दलितों को दी जाएंगी और केंद्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दी जाएंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं हरिजन सेवक संघ अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की, तो घनश्याम दास बिड़ला इसके अध्यक्ष बने। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना किसने की, तो जगजीवन राम ने की है। फिर आप देखेंगे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में अंबेडकर जी ने की है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन ने 1926 में MC राजा ने की है। इन तीनों के नाम लगभग सेम है। अगर आप इसका भी देखेंगे तो ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी से जो लीग बना है ये, ठीक है, ये भी घनश्याम दास बिड़ला है। तो ये इनके सबके नाम सेम है, तो आप इनको गौर से ध्यान दीजिएगा, कई बार यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है वो। हाँ, अब मैं आपको यहाँ क्या बताने जा रहा था, ये पृथक निर्वाचक मंडल का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये कब किसको किसको दिया गया। तो ये 3 बार दिया गया, 1909, 1919 और 1935 के एक्ट में। 1909 में केवल मुस्लिमों को मिला है। ठीक है, 1919 में ये आंग्ल भारती, ठीक है, आंग्ल भारती क्या होगा, इंडो यूरोपियन। ठीक है, फिर जो उसके बाद जो भारतीय थे, जो क्या बोलेंगे, ईसाई, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, ठीक, इनको दिया गया। उसके बाद जो ये हम लोगों का 35 वाला है, इसमें फीमेल्स को, यहाँ पे दलित वर्ड नहीं इस्तेमाल किया गया, मतलब शेड्यूल कास्ट इस्तेमाल नहीं किया गया, श्रमिक इस्तेमाल किया गया, वर्कर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चरणों में दिया गया है। ठीक है, तो अगर कह दे कि 1935 के एक्ट में दलितों को पृथक निर्वाचक मंडल मिला तो ये आपका गलत होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनाई जाती है। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना में 1934 में कौन करता है, तो आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष होते हैं और जेपी जोशी इसके सचिव होते हैं। जेपी जयप्रकाश नारायण। मई 1936 में बॉम्बे मैनिफेस्टो आता है जो कि समाजवादी आदर्शों का विरोधी था।
अब देखिए प्रांतीय चुनाव मंत्रिमंडल का है 1937 का। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत फरवरी 1937 में राज्यों में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव कराए जाते हैं। अब आप देखते हैं यहाँ पे मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, बरार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कांग्रेस को बहुमत मिला है। बम्बई, असम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रांत जो है यहाँ पे कांग्रेस सबसे बड़ा दल है। बंगाल, सिंध और पंजाब में बड़ा दल नहीं था। ठीक है, अब आप देखते हैं मंत्रिमंडल का कार्यकाल कितने दिन का था, तो 28 माह का था। 22 अक्टूबर 1939 को इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। जिन्ना द्वारा 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस की आह्वान किया गया। अब आप ध्यान रखिएगा 22 अक्टूबर को सरकारों ने अपना इस्तीफा दिया था, लेकिन जिन्ना ने 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस घोषित किया। अब आप देखते हैं संयुक्त प्रांत व बिहार में काश्तकारी बिल इसी बीच में पेश किया गया जब यह मंत्रिमंडल बना हुआ था। यूपी के सरकार के जो प्रधानमंत्री थे वो गोविंद बल्लभ पंत थे, कानून मंत्री के.एन. काटजू थे और वित्त मंत्री रफ़ी अहमद किदवई थे। अब आप देखते हैं मुस्लिम शिकायत रिपोर्ट इस टाइम पे, मतलब कि जब ये जो मंत्रिमंडल था विधानसभा का, ये जब चल रहा था इस टाइम पे कितनी मुस्लिम शिकायत रिपोर्टें तैयार की गई हैं। उसमें से पीरपुर रिपोर्ट 1938 की है, शरीफ रिपोर्ट 1939 की है, फजलुल हक अथवा सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल ये एक और रिपोर्ट है। ठीक है, तो कांग्रेस रूल के अंदर ये जो रिपोर्ट्स आई हैं वो कौन कौन सी कब आई हैं उनका क्रम याद रखिएगा। अब देखिए कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। तो हरिपुरा अधिवेशन आपको पता है गुजरात में होता है 1938 में। सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध जीतते हैं। उसके बाद त्रिपुरी में 1939 में होता है। पट्टाभी सीतारामैया जो हैं इनको हरा करके सुभाष चंद्र बोस दोबारा से जीत जाते हैं। हालांकि पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी का समर्थन प्राप्त था। गांधी जी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने फिर अपना इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद इनके इस्तीफे के बाद बने अध्यक्ष। सारा मतभेद कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर के था। ठीक है, गांधी जी के और सुभाष चंद्र बोस के आपसी मतभेद कुछ नहीं थे, कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर के जो भी मतभेद था उसके कारण बोस ने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद बोस ने क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फिर आप देखेंगे देशी रियासतों से संबंधित बटलर समिति बनाई गई थी। कब, 1927 में। इसको भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है। भारतीय नरेशों यानी कि भारत के राजाओं ने लेंजली स्कॉट को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। दिसंबर 1927 को अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस हुई, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस इसको कहा गया। 1939 में भारतीय प्रजा का जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत में शामिल किया गया यथावत स्टैंड स्टिल समझौते के तहत। ठीक है, हैदराबाद को शामिल किया गया। ठीक है, जैसे कि आप जान रहे हैं कि हैदराबाद जो है इसके लिए हमने चलाया था ऑपरेशन पोलो। ठीक है, 17 सितंबर 1948। जम्मू कश्मीर हुआ है आपका 26 अक्टूबर 1947 और जो जूनागढ़ है वो हुआ था जनमत संग्रह के थ्रू, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू। अब हम देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध, ये चालू कब होता है, तो 1939 में। कांग्रेस ने मदद के बजाय स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, लेकिन आपको हमको स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना होगा। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो जो है वो इस टाइम पे भारत का वायसरॉय है। 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया वायसरॉय ने। जब युद्धग्रस्त 17 अक्टूबर को कर दिया, तभी 22 अक्टूबर को भारत की जो सरकारें थी उन्होंने इसके विरोध में इस्तीफा दिया था। आप देखते हैं विंस्टन चर्चिल जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। अब आप देखते हैं पाकिस्तान का मांग कब उठती है, आप ये ध्यान दीजिएगा। तो 1930 में लीग के एक भाषण में मोहम्मद इकबाल जो है अध्यक्षीय भाषण में, ये सेशन कहाँ हुआ था, तो इलाहाबाद में ही हुआ था। पहली बार ये मांग उठाई एक अलग स्टेट की। चौधरी रहमत अली जो है नाउ आर नेवर पैम्पलेट कहाँ बांटे थे, पाकिस्तान शब्द इसमें सबसे पहले यूज होता था। ठीक है,
इलाहाबाद में अध्यक्षीय भाषण में इकबाल ने एक अलग राष्ट्र की बात की थी, लेकिन पाकिस्तान शब्द नहीं इस्तेमाल किया था। लेकिन चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किया नाउ और नेवर पैम्पलेट में। ये लंदन में स्टूडेंट थे उस टाइम पे। आप देखते हैं 22 से 24 मार्च को लाहौर सेशन 1940 में होता है। जिन्ना इस सेशन के अध्यक्ष हैं। अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग इसी सेशन में उठाई जाती है। प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सिकंदर हयात खान ने। प्रस्तुत किसने किया था? तो फजलुल हक और खली कुजमा ने। ठीक है, 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन ये पेश किया गया था 1940 में। जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता का दूत, ये किसने कहा है? तो सरोजनी नायडू ने कहा है। नेहरू राम राष्ट्रभक्त, जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, ये मोहम्मद इकबाल ने कहा था। अब मैं आपको बताता हूँ व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में। तो सबसे पहला ये अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार करके व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया, गांधी जी ने प्रारंभ किया। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रही तो ब्रह्मदत्त। सर्वोदय समाज की स्थापना किसने की थी? तो विनोबा भावे ने की थी। अब हम देखते हैं क्रिप्स मिशन 1942 में आता है स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। इसके प्रस्ताव क्या क्या थे? तो युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, भारतीयों को संविधान निर्माण का अधिकार दिया जाएगा, संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी एक, क्षेत्र को संविधान ना स्वीकार करना चाहिए। यदि कोई क्षेत्र संविधान ना स्वीकार करना चाहे तो उसे अपना संविधान बनाने की स्वतंत्रता होगी। युद्ध के दौरान वायसराय की नई कार्यकारिणी होगी, जिसमें भारतीय सदस्य भी शामिल किए जाएंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय टोटली ब्रिटिशर्स के पास रहेगा। इसको हालांकि इंडियंस ने, जो भारत के कांग्रेस के सदस्य थे और जो नेता थे, उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया था। लीग ने भी इसको स्वीकार नहीं किया था। गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक वार्ताकार जो थे वो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे। लॉर्ड लिथुगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। अब देखिए हमारा कौन सा आंदोलन चालू होता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। वर्धा में इसके लिए प्रस्ताव पारित हुआ था 6 से 14 जुलाई 1942। भारत छोड़ो प्रस्ताव वर्धा में। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे। 7 अगस्त से 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक में इसको स्टार्ट किया गया। वार्षिक बैठक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। 8 अगस्त को प्रस्ताव स्वीकार हुआ। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इसका आलेख तैयार किया था गांधी जी ने, नेहरू जी ने और मौलाना आजाद जी ने। ठीक है, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं 9 अगस्त को प्रारंभ क्या होता है? ऑपरेशन जीरो। ऑपरेशन जीरो के तहत सरोजनी नायडू, गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है और आगा खां पैलेस में बंद किया जाता है। आप देखेंगे नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू हैं ये, मौलाना आज़ाद, गोविंद बल्लभ पंत, पट्टाभी सीतारमैया, JB कृपलानी, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, इन सभी को गिरफ्तार करके अहमदनगर के किले में रखा जाता है। राजेंद्र प्रसाद जी को पटना बांकीपुर जेल में कैद किया जाता है। अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर उनके साथ था इस टाइम पे। ठीक है, गांधी जी के साथ इस टाइम पे था। नेपाल के तराई में बकरी का टापू में आज़ाद दस्ता की निर्माण किसने किया था? तो JP ने, जयप्रकाश नारायण। इनको भी इस आंदोलन के टाइम पर जेल में कैद कर दिया जाता है, बांकीपुर जेल में, लेकिन ये भाग जाते हैं जेल तोड़ के और नेपाल की तराई पे छिप जाते हैं और वहां पे आज़ाद दस्ता का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर आप देखते हैं राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, ये भूमिगत रेडियो का संचालन करते हैं। JP हजारीबाग जेल से फरार होते हैं, बिहार के हजारीबाग जेल में थे ये। अरोड़ा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक पर तिरंगा फहराया था आज के दिन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे नेता जो उस टाइम पर बहुत बड़ा अपना चेहरा नहीं बना पाए थे, वो अब बाहर से चला रहे थे। राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता अंडरग्राउंड रेडियो चला रहे थे। JP जेल से भाग के उन्होंने आज़ाद दस्ता का निर्माण किया। जब बड़े बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए तब अरोड़ा आसफ अली ने तिरंगा फहरा दिया। फिर आप देखते हैं इसी टाइम पर कुछ सरकारें बनी थी, ज़्यादा लंबी सरकारें बना दी मैंने, ये 4 जगह।
बलिया में चित्तू पांडे ने बनाई थी, मिदनापुर में तामलुक ने बनाई थी, सतारा में वाईवी चहवाड़ और नाना पाटिल ने बनाई थी, और उड़ीसा के तलचर में भी एक सरकार बनी थी। मिदनापुर की जो सरकार थी इसने तूफान पीड़ितों की मदद की थी। सबसे लंबी सरकार किसकी बनी थी? तो सतारा में वाईवी चहवाड़ की। ठीक है, आप देखते हैं ये 43 से 46 तक थी। भारत छोड़ो के भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड वेवेल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति जो था वो लॉर्ड वेवेल था। वायसरॉय कौन था? तो लिनलिथिगो था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो वो चर्चिल था। अब आप देखते हो ऑपरेशन रूबिकॉन क्या है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने आमरण अनशन चालू किया, और ये इस चीज़ को बताना था कि अगर गांधी जी का निधन हो जाता है तो कैसे सारी स्थिति को कंट्रोल किया जाएगा। तो गांधी जी का निधन ना हो सके उसलिए ऑपरेशन रूबिकॉन चालू किया गया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं एच.डब्ल्यू. नेविंसन ब्रिटिश पत्रकार है, ये स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे था। वेब मिलर ये अमेरिकन पत्रकार है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे था। और लुई फिशर ये भी अमेरिकन पत्रकार है, और ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे था। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने इन तीनों को एक जगह लिख दिया है। आपने जब स्वदेशी पढ़ा होगा तब इसको पढ़ा होगा, सविनय अवज्ञा में आपने इसको पढ़ा होगा, भारत छोड़ो में आपने इसको पढ़ा, लेकिन मैंने यहाँ पे तीनों को एक जगह लिख दिया, आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये योजनाएं है, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कई बार बार पूछता है, तो आप इतिहास पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद होना चाहिए, आपको सन याद होना चाहिए घटनाओं के, तभी आप क्रोनोलॉजी में लगा पाएंगे। तो वेवेल योजना आती कब है? तो 14 जून 1945। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945। INA मुकदमा, इंडियन नेशनल आर्मी मुकदमा, ये नवंबर 1945। और नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1945। ठीक, तो आप इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखिएगा। सॉरी, ये 46 में भी आप इसका डेट ध्यान रखिएगा। शायद मैंने 45 लिखा, 46, मैं कंफ्यूज खुद भी हो रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा जो भी होगा नौसेना का। ठीक है, नहीं तो मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं कंफर्म करके आपको तुरंत दोस्तों ये फरवरी 1946 है, मैं गलती से यहाँ पे 45 लिख दिया था, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये 1946 है। ठीक है, ऑर्डर सही लिखा हुआ है। फिर आप देखते हैं सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज कैसे कैसे बनती है। तो 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे हैं सुभाष चंद्र बोस जी, और फिर यहीं से आप देखते हैं कि 1941 है 1941, और फिर यहीं से धीरे धीरे आज़ाद हिंद फौज के लिए भूमिका तैयार होना चालू होती है। यहाँ पे जाके वो हिटलर से मिलते हैं, फिर उसके बाद जापान जाते हैं, वहाँ पे रास बिहारी बोस और फिर सारा कैप्टन मोहन सिंह, फिर सारे मिलके बनता है। फिर आप देखते हैं 15 जुलाई 1942 को मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का निर्माण किया गया। पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन 1942 सितंबर में होता है। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को कमान सौंपी है। आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने 4 जुलाई को किया। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में किया गया है। तब सिंगापुर मलेशिया का ही भाग था। अब आप देखते हैं 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर से 11 नवंबर तक आज़ाद हिंद सप्ताह होता है। लाल किला केस किन किन पर चलता है? तो प्रेम सिंह सहगल, गुरबख्श सिंह, शाहनवाज, इनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। मैं आपको बता दूं ये तीनों हैं कौन? तो ये इसी में राशिद अली जी भी थे जिनको 7 साल की सज़ा मिली थी। ये तीनों चारों जो हैं ये आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे, और जब इन्होंने भारत के नॉर्थ ईस्ट पर अटैक किया था तो ब्रिटिश आर्मी ने इनको गिरफ्तार किया था और देशद्रोह का मुकदमा लगाकर इन 3 को फांसी की सज़ा और राशिद अली को 7 साल का कारावास दिया था। उसके बाद इनको जो वकील मिलते हैं, ये केस इनके लिए बहुत ज़्यादा विद्रोह होता है, बहुत ज़्यादा भारत में आंदोलन चालू हो जाता है, इस कारण इनको दोबारा सुनवाई का मौका दिया जाता है। और उस टाइम पर इनके जो वकील होते हैं उनके अध्यक्ष होते हैं भूला भाई देसाई, और बाकी जो सदस्य उसमें टी.बी. सप्रू हैं, के.एन. काटजू हैं, आसफ अली हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं। फिर आप देखते हैं INA का मानसिक पुत्र INA इंडियन नेशनल आर्मी को किसका मानसिक पुत्र कहा जाता है? तो मैं बता दूं ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर IG फूचीवारा। अब ये हैं कौन? तो ये जब यहाँ पे इंडोनेशिया मलेशिया वाले एरिया में ब्रिटिश आर्मी के जो इंडियंस थे उसमें जापानीज़ आर्मी ने उनको कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। ठीक है, तो जो ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस जो थे उनको जब जापानीज़ आर्मी ने गिरफ्तार किया तो क्या हुआ, जो ज्ञानी प्रीतम सिंह है ये वहीं के नेटिव थे, और मेजर आइची फूजीवारा जो है ये जापानीज़ आर्मी के मेजर हैं। इनमें काफ़ी अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी। ज्ञानी प्रीतम सिंह ने कहा कि
ये जो ब्रिटिश आर्मी में इंडियंस है ये भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, और आप इनका एक अलग से रेजिमेंट टाइप बना दीजिए, और फिर उसी से कैप्टन मोहन सिंह बनते हैं आज़ाद हिंद फौज के पहले आप जो नायक देखते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ से आप देखेंगे तो आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम रास बिहारी बोस या फिर कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज नहीं है, ये इन दोनों का खेल था कि इन दोनों ने ब्रिटिश आर्मी से ही ब्रिटिश के खिलाफ एक आर्मी बना दी। फिर आप देखते हैं 1942 में जर्मनी द्वारा उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए 10,000 सैनिकों को, 10,000 कौन से सैनिक, जो भारतीय सेना के हैं, भारतीय मतलब वो भारत के निवासी है लेकिन वो ब्रिटिश आर्मी में सेवाएं दे रहे थे, उनको एकत्र किया और एक नई आर्मी बनाई जिसको कहा गया द फ्री इंडियन लीजन, और सुभाष चंद्र बोस इसके नेतृत्व करता थे। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। CR दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे सुभाष चंद्र बोस। अब आप देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना, ये कब आती है, तो 1946 में 3 स्तरीय शासन का प्रस्ताव दिया था इसने। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंच जाता है। गांधी पूरी तरह से मिशन योजना के पक्ष में थे। इस मिशन के प्रस्ताव क्या क्या थे, तो पहला प्रस्ताव था भारत की एकता बनाए रखी जाएगी, मतलब कि ये कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था। दूसरा यही है कि पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था इसने। आप देखते हैं भारत एक संघ होगा, संविधान सभा का गठन होगा, वायसराय की कार्यकारिणी समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। अब आप देखते हैं कैबिनेट मिशन के मेंबर्स कौन कौन है, तो पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स ट्रेड मंत्री थे, और आपको बता दें जो क्रिप्स मिशन आया था उसके जो नेतृत्व करता थे वो क्रिप्स ही थे, और जो पैट्रिक लॉरेंस है ये भारत मंत्री थे उस टाइम पे, ठीक। तो इसके बाद कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लेते हैं भारतीय, और फिर संविधान सभा का निर्माण होता है। संविधान सभा में सर्वप्रथम संविधान सभा का दर्शन कहीं अगर आपको मिलता है तो वो मिलता है 1895 के स्वराज विधेयक में, कि संविधान सभा जैसी कोई चीज़ हो सकती है। दिसंबर 1936 नहीं है, 1937 है, ध्यान रखिएगा। ये गलती घटना चक्र की है, मेरी नहीं है। घटना चक्र में भी 1936 ही लिखा हुआ है, और आप ध्यान दीजिएगा घटना चक्र, मैं आशा करता हूँ अपने अगले संस्करण में ये चीज़ सुधार लेगी। हालांकि जो 36 का सेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, उसके अध्यक्ष भी नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू, और इसके अध्यक्ष भी नेहरू जी थे। तो आप ध्यान दीजिएगा फैजपुर अधिवेशन 37 में हुआ है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। घटना चक्र में भी ये चीज़ गलत लिखी हुई है, फैजपुर अधिवेशन, ठीक है। फिर आप देखते हैं संविधान सभा, तो इसमें मेंबर्स किस तरह से हैं, तो 208 मेंबर कांग्रेस के हैं, 73 मेंबर्स लीग के हैं, और 15 मेंबर्स इंडिपेंडेंट हैं। GV मावलंकर जी जो है ये ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबली जो बनी है संसद, उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार का गठन कब होता है, तो 16 अगस्त 1946 को, ठीक है। इस दिन सीधी कार्रवाई दिवस घोषित कौन करता है, तो मुस्लिम लीग करता है। अंतरिम सरकार की घोषणा 2 सितंबर को गठन, ठीक है, मुस्लिम लीग को अक्टूबर में शामिल हुआ है इसमें। 2 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। मैं आपको घोषणा बताऊं तो 24 अगस्त को हुआ था इस चीज़ की घोषणा, और 2 सितंबर को उसका गठन हुआ है। अक्टूबर में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हुई। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे अंतरिम सरकार के। रक्षा एवं विभाग के बलदेव सिंह थे। विदेश व राष्ट्रमंडल विभाग के नेहरू जी थे। रेल और परिवहन आसफ अली, लियाकत अली, इनको वित्त मंत्रालय दिया गया था, और राज्य विभाग किसका था, तो सरदार पटेल जी का था। भारत का विभाजन तथा स्वतंत्रता, तो क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी से हैं, और ये इस टाइम पे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। माउंटबेटन योजना आई है 3 जून 1947 को, और इसने भारत का विभाजन किया है। जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। 2 राष्ट्र बने, भारत और पाकिस्तान, 2 डोमिनियन इनको कहा गया। 15 जून 1947 को दिल्ली में कांग्रेस ने विभाजन का प्रस्ताव मंजूर किया। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है इस टाइम पे, तो JB कृपलानी है। विभाजन के पक्ष में मतदान खान अब्दुल गफ्फार खां, विभाजन के विपक्ष में, पक्ष में नहीं, विपक्ष में, ध्यान दीजिएगा, और सैफुद्दीन किचलू, इन्होंने भी विभाजन का विरोध किया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है, तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब मिली, तो 18 जुलाई 1947 को, ये डेट याद रखिएगा। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटेन का राजा कौन था, तो जॉर्ज 6। आप देखेंगे भारत विभाजन का प्रस्ताव GB पंत ने प्रस्तुत किया है। अबुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन किया था।
राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण, सैफुद्दीन किचलू जो है इन्होंने ये कथन दिया है जब भारत का विभाजन हो जाता है। फिर आप देखते हैं ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण है। ठीक है, के.एम. पडिक्कर ने कहा है कि अगर ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए कुछ अच्छा काम किया है तो वो ये है कि भारत को एक कर दिया है, क्योंकि भारत पहले बहुत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। हालांकि आज़ादी के बाद भी 562 रियासतें थी, उनको एक किया, लेकिन के.एम. पडिक्कर ने कहा कि अंग्रेजों ने भारत को काफ़ी ज़्यादा एक कर दिया है। फिर आप देखते हैं भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु है, ये किसका कथन है? तो आर कोपलैंड का, ये ब्रिटिश ही है तो ऐसा कथन ये कहेगा ही। आप देखते हैं नेटिव मैरिज एक्ट कब आया? तो 1872 में। एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया? तो 1892 में। नेटिव मैरिज एक्ट में एज क्या थी? तो फीमेल की एज है 14 और मेल की एज है 18। अब देखिए यहाँ पे 4 समितियां बनी हुई, इनका भी आपको टाइम याद होना चाहिए। तो बटलर समिति 1927, कांग्रेस मंत्रिमंडल त्यागपत्र 22 अक्टूबर 1939, लीग लाहौर अधिवेशन ये कब है? तो ये 23 मार्च 1940 को। और आप देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह तो 17 अक्टूबर 1940 को। तो आपको ये घटनाएं कब घटी हैं, ये आप जब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सारी घटनाएं जब आपके जहन में रहेंगी तभी आप ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला क्वेश्चन कर पाएंगे। और याद रखिएगा हर साल 1 से 3 क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं इतिहास में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको घटनाओं को लगाना होता है। तो आपको थोड़ा तो रटना पड़ेगा, इतिहास रटनी तो पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सन याद करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है, नाम याद करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता है, इनके लिए बस आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार। अब आप देखते हैं जतीन्द्र मुखर्जी जो है इनका संबंध किससे है? तो अनुशीलन समिति से है, युगांतर पार्टी से और गदर पार्टी से है। पीछे भी आपने इनका नाम पढ़ा हुआ है। फिर देखिए हिस्ट्री के कुछ विविध वाले क्वेश्चन हैं, आप देख लीजिए, ये खत्म ही होने वाला है। फिर यहाँ पे देखिए कुछ आयोग बने हुए हैं, जैसे कि एंड्रयू फ्रेजर पुलिस आयोग के अध्यक्ष थे, 1902 से 1903 में ये बना था। एटनी मैकडोनाल्ड अकाल आयोग के अध्यक्ष थे, 1901 में बना है। कोलिन स्कॉट जो है ये सिंचाई आयोग के अध्यक्ष थे, ये भी 1901 में बना है। थॉमसन रॉबर्टसन रेलवे आयोग के अध्यक्ष थे, ये 1901 में बना है। ये चारों आयोग लॉर्ड कर्जन के टाइम पे बने हुए हैं। ठीक है, अब मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है ये सारे क्वेश्चन एकदम, ये जो सारे नाम है ये एकदम नए हैं, किसी ने आज तक देखे भी नहीं होंगे। एंड्रयू फ्रेजर तो चलो मैं मान भी लूंगा, क्योंकि ये वाला नाम आपको मिलता है कि जब बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल का गवर्नर कौन था? तो एंड्रयू फ्रेजर था, ये नाम आपने सुना होगा। बाकी एंटनी मैकडोनाल्ड, कोलिन स्कॉट और थॉमसन रॉबर्टसन, ये तीनों नाम नए हैं। यहाँ पे आपको सीधे तुक्का खेलना पड़ेगा, आपको नहीं याद होंगे ये चीज़ें। हालांकि अब एक बार पढ़ लीजिए कि हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो तो आप कर जाएंगे, अगर नहीं रिपीट हुआ तो आने की संभावनाएं कम रहती हैं ऐसे क्वेश्चंस की, कि ये वन टाइम क्वेश्चन होते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सबसे गलत करवा रहा होता है आयोग। फिर आप देखिए मुंदकी का युद्ध कब हुआ था? तो 1845 में। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट कब आया? तो 1876 में। बंगाल टेनेसी एक्ट 1885 में, बहुत इंपॉर्टेंट। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट 1890 में। रविन्द्रनाथ टैगोर महान प्रहरी, ठीक है, गांधी जी ने इनको कहा था। आप देखते हैं आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए, महात्मा गांधी ने कहा था। और कब कहा था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय कहा था। फिर प्रथम भारतीय कपड़ा मिल कब लगी? तो 1854 में मुंबई में कावाजी भाई ने लगाई थी। आप देखते हैं बॉय स्कॉट जो है बाल्चर, और सिविल गाइड आंदोलन कहाँ हुआ? तो बेडन पावेल के नेतृत्व में हुआ है। शराबबंदी आंदोलन 1922 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके नेता हैं। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, मौलाना हजरत मोहानी, ठीक है, पूर्ण स्वतंत्रता की बात कही थी इन्होंने, मांग जैसी नहीं है कुछ। उन्होंने कहा था कि सभी तरह के ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्ति ही पूर्ण स्वतंत्रता है। और उस टाइम पे मौलाना हजरत मोहानी कांग्रेस के सेशन में बोला था इन्होंने ये वाली बात, मांग नहीं ऑफिशियली की थी। ऑफिशियल मांग जो पूर्ण स्वराज की हुई है वो 1929 का लाहौर सेशन है, ठीक है। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता कौन है? तो पट्टाभी सीतारामैया है। जलियांवाला बाग पर कांग्रेस समिति की रिपोर्ट 25 मार्च 1920 को आई है। तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा 14 मई 1920 को आई है। बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ है। आईएनसी का कलकत्ता सेशन 4 सितंबर 1920 को हुआ है। अब आप देख रहे हैं चारों घटनाएं 1920 की हैं। और अगर आपको अच्छे से याद नहीं है कि कौन पहले हुई है कौन बाद में हुई, तो ये क्वेश्चन आपसे गलत हो जाएगा, तो एक बार रटिएगा इस चीज़ को। आप देखते हैं यहाँ पे ये अगस्त से संबंधित, तो अगस्त घोषणा कब हुई है? तो ये 1917 में हुई अगस्त घोषणा। ये क्या है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो घोषणा थी वो यही है वो। फिर आप देखते हैं अगस्त प्रस्ताव कब आया है? तो ये अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। अगस्त संकल्प क्या है? तो ये 1942 में, ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन वाला। फिर आप देखते हैं 5 नवंबर 1915 को फिरोज शाह मेहता जी का निधन हो जाता है, टाइम बोल गए।
आप देखते हैं 1860-61 के बीच में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ता है। 1865 से 66 के बीच में उड़ीसा, बंगाल, बिहार में अकाल पड़ता है। 1876 से 78 के बीच में मद्रास, मैसूर, हैदराबाद में अकाल पड़ता है। 1942 से 43 में बंगाल का अकाल पड़ता है। ये सारे अकाल हैं कब कब पड़ रहे हैं। फिर आप देखते हैं CR फार्मूला कब आया, तो मार्च 1944 में, और गांधी जिन्ना वार्ता सितंबर 1944 में, और इसी के बाद वेवेल योजना है 1945 में। तो ये घटनाएं हैं कौन कब हो रही हैं, आपको इनका क्रोनोलॉजी याद होना जरूरी। फिर यहाँ पे कुछ डे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 14 नवंबर, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, युवा दिवस 16 नवंबर, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 16 नवंबर, मैं 14 नवंबर बोल गया हूँ गलती से। ध्यान दिया करिए, आप लोग लिखा वाला देख लिया करिए, अगर मेरे मुंह से कभी कुछ गलत स्लिप हो जाए, और कमेंट में बता भी दिया करिए अपने साथियों को कि सर कभी कभी कुछ भी बोल के निकल जाते हैं। देखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। अब यहाँ पे देखिए, ये आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इसके संस्थापक कौन है, तो अल्लाह बख्श है। ये यहाँ पे कुछ ऐसी संस्थाएं हैं छोटी छोटी जो आपने कभी देखी नहीं होंगी, ठीक है, और ये पेपर में एक बार पूछ दिया जो किसी ने नहीं देखी थी, लेकिन अब तो हमने पेपर देख लिया, तो हम तो बताएंगे कि अगर रिपीट हो जाए तो आपसे गलत ना हो, और अगर रिपीट नहीं हो तो भी एक बार देख लीजिए। तो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की है, तो अल्लाह बख्श ने की है। खाकसार पार्टी की स्थापना किसने की है, तो अल्लामा मशरिकी ने की है। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना किसने की है, तो फजलुल हक ने की है। नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना मदन मोहन मालवीय। नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना तेज बहादुर सप्रू। इंपीरियल गजेटियर ये किसने निकाला है, तो विलियम विल्सन हंटर ने निकाला है। इन्हीं का नाम है डब्ल्यू हंटर। कई जगह ये डब्ल्यू मिलता है और लोग सिर्फ डब्ल्यू रट लेते हैं। मैंने भी डब्ल्यू ही रटा है, लेकिन यहाँ पे मैं पूरा नाम आपको दिखा रहा हूँ, विलियम विल्सन हंटर। अगर कहीं कन्फ्यूजन वाली बात आए तो आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, कुछ पुस्तकें हैं, यहाँ से आप ये समझिए एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, ठीक है। किताबों से एक क्वेश्चन हर साल आता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ये इतिहास की किताब है, ना कि करंट की किताब है। तो एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान किसने लिखी है, तो कर्नल जेम्स टॉड ने। ये RPS का क्वेश्चन है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का। बहुविवाह और बाल्य विवाहेर दोष, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर की किताब है। ऐ मेरे वतन के लोगों, कवि प्रदीप की किताब है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। लैंड मार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये गुरमुख निहाल सिंह की किताब है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया और मेरी कहानी और ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये जवाहरलाल नेहरू की किताबें हैं। आप देखते हैं जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध द ईयर 1849 to 50, ये WH स्लीमैन की किताब है। आप देखते हैं JP आंदोलन, आपातकाल और भारत की दूसरी स्वतंत्रता, ये MG देव सहाय की किताब है। फिर हम देखते हैं द गोल्डन गेट, विक्रम सेठ। द साइलेंट स्प्रिंग, रशेल कॉर्सन। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, फारसी अनुवाद है, राजा राम मोहन राय की किताब का, बहुत इंपॉर्टेंट। बापू माई मदर, मनुबेन की है। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद, अगेन इंपॉर्टेंट। द डिवाइन लाइफ, अरविंद घोष, अगेन इंपॉर्टेंट। अनहैप्पी इंडिया, ऑटोबायोग्राफिकल राइट्स, ये लाला लाजपत राय, ये भी इंपॉर्टेंट है। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफ़ी जकारिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम एट मिडनाइट, लॉरी कॉलिंस, डोमिनिक लापियरे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू आफ्टर, आप देखेंगे दुर्गा दास जी की है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग बोलोगे कि कुछ तो छोड़ दे, सब इंपॉर्टेंट चिल्ला रहा है, तो चलो रन्स एंड रूइंस छोड़ देता हूँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करंट का क्वेश्चन था। हालांकि जो मैं किताबें लिख के लाया हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए कम से कम इतनी हैं। तो 400-500 किताबें मैंने लिखी, कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 किताबें, समझ रहे हैं। 90% तो मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया है। इतना आपको याद होना चाहिए, अगर इतना याद नहीं है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, याद कर लीजिए प्लीज। अ नेशन इन मेकिंग, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी की है। द स्टोरी ऑफ डिपोर्टेशन, लाला लाजपत राय, बहुत इंपॉर्टेंट। सत्याग्रह, महात्मा गांधी। इंडियन अर्नेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल, ये आदमी ही इंपॉर्टेंट है, किताब की तो बात ही छोड़ो। इसने तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा था, तो ये किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन अर्नेस्ट। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद जी की किताब है। प्रेसेप्ट ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, VD सावरकर। अब मैं बताऊं, प्रेसेप्ट ऑफ जीसस का तो एक बार सन भी पूछ दिया था, 1820। अब बताओ, किताब का सन पूछ रहा है आपसे, मैं क्या करूं, तो याद करिएगा। द सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये RC मजूमदार की है। द ग्रेट रिबेलियन, अशोक मेहता जी की है। द सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज, ये SB चौधरी जी की है। टुवर्ड्स स्ट्रगल, ये JP जयप्रकाश नारायण, ठीक है।
जयप्रकाश नारायण। इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। स्प्रिंग टाइगर, एससी बोस की जीवनी है, मतलब सुभाष चंद्र बोस के ऊपर लिखी गई किताब है, जिसको लिखा किसने है, तो ह्यूग टोमे ने, ये भी इंपॉर्टेंट है। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, ये भगत सिंह जी ने लिखी है। अनाहिलाइजेशन ऑफ कास्ट, ये बी आर अम्बेडकर की है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, ये विपिन चंद्रा जी ने लिखी है। प्रेजेंट डायरी, ये जयप्रकाश नारायण की है। मदर इंडिया, ये कैथरीन मैया की है। इंडियन अर्नेस्ट, वैलेंटाइन सिरोल। देखिए किताब तक दोबारा मैंने लिख दी, इतनी इंपॉर्टेंट है, मैंने ध्यान भी नहीं दी गया कि मैं एक बार लिख चुका हूँ इस किताब को, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका इंपॉर्टेंस है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। द ब्रोकन विंग, सरोजनी नायडू। स्प्रिंग टाइगर, ये ह्यूग टोए। तो ये हो गई आपकी कुछ किताबें, ठीक है, आप इतनी याद कर लीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री, इनफैक्ट पूरा जो हिस्ट्री है, एंशिएंट, मिडुअल, मॉडर्न, मैंने आपका लगभग सारा कंप्लीट कर दिया है, लगभग 100% बोलूँगा। अब आप बोलेंगे लगभग 100% क्या होता है, तो मैं कितना भी कवर कर लूँ कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही, ठीक है। आप इतना याद करने का कोशिश करिएगा। मुझे पूरी आशा है कि इतिहास से आने वाले 30 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं अपने इस नोट्स से लगभग 24 क्वेश्चन फंसा दूंगा, ठीक है। 80%, 20% का मार्जिन मुझे दीजिए, मैं क्षमा चाहता हूँ। और आप ये याद करिए, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट, 3 चीज़ें हमने कवर कर दी हैं। इन सब की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। आप जा करके, अगर आपने नहीं देखा है तो आप अपने दिन का 2 घंटा दीजिए और सारा कुछ रिवाइज कर लीजिए पेपर से पहले। ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट और साइंस, यही बच रहा है ना आपका, तो ये हम आपका कवर करा देंगे। अगर जैसे कि ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा सा बिहार स्पेशल है, थोड़ा सा यूपी स्पेशल है, और जैसे कि बिहार का जो आपका है इकोनॉमिक सर्वे और बजट, यूपी का इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये छोटे छोटे वीडियो 20 मिनट 25 मिनट के होंगे, और इनको हम बीच बीच में ले आएंगे, जहाँ जहाँ ज़रूरत हमको समझ में आएगी हम आपको वो लेके देंगे, ठीक है। तब तक देखते रहिए एडू भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको कुछ सुझाव देने हैं तो हमको कमेंट करिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या ज़रूरत है, हमने क्या कमियाँ की हैं, हम उन पर सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है हमारा चैनल देखने वाले 70 to 80% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ देख के निकल जाते हैं। भाई सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जा रहा है, पैसा तो नहीं लग रहा ना, दबा दो, इससे क्या हो जाएगा। एक तो सब्सक्राइबर मेरा बढ़ जाएगा और आपकी लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा, ठीक है। और घंटा बटन भी दबा दीजिएगा, उससे क्या होगा, जैसे हम वीडियो डालेंगे आपके फ़ोन में टन से पहुंच जाएगा, तो मिस नहीं होगा एक को वीडियो। नहीं तो ज़्यादा वीडियो हो जाता है, फिर बर्डन हो जाता है, फिर आपको आलस आने लगता है, ठीक है। तो कर दो यार सब्सक्राइब। और अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो देखने लायक है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। चुपके चुपके अकेले देख के अकेले सिलेक्शन मत लो यार, कर दो, उनका भी हो जाएगा, दुआ देगा आपको, ठीक है। देखते रहिए एडू भारत। मेरा नाम है शुभम त्रिपाठी, धन्यवाद।